नदी की चुड़ैल। रात का समय था। रानी पकड़ी गांव में चारों तरफ शांति छाई थी। उसी समय अंधेरे में एक साया लालटेन पकड़े हुए जल्दी जल्दी कहीं चला जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो गांव के किनारे पहुंचता है, उसे उसी समय पीछे से एक आदमी रोकता है और बोलता है, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है ना, इस गांव से रात में बाहर जाना मना है, फिर भी तुम जा रहे हो। उस आदमी की बात सुनकर साया पलटता है। वो साया कोई और नहीं बल्कि गांव में नया नया आया जग्गू बैंड वाला था। जग्गू बैंड वाला उस आदमी की बात सुनकर बोलता है, भाई साहब, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। भला ऐसे भी कोई रोकता है किसी को? मुझे रात में कहीं बैंड बजाने जाना है, मैं वहीं जा रहा हूँ। लेकिन उस आदमी पर जग्गू बैंड वाले की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो गुस्से में बोलता है, तुम कोई भी हो और कहीं भी जा रहे हो, इस गांव के नियमों के हिसाब से तुम रात में गांव से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें वापस जाना होगा। जग्गू आदमी की बात सुनकर घबरा जाता है और वापस लौटने में ही समझदारी समझता है। अभी तो चलता हूँ, कल से दूसरे रास्ते से निकल जाऊंगा। ये आदमी हर जगह थोड़ी खड़ा होगा। ऐसा कहकर जग्गू वहाँ से चला जाता है और अगली रात को दूसरे रास्ते से निकल जाता है। ये गांव वाले भी कितने मूर्ख हैं, इनको कोई भी आसानी से मूर्ख बना सकता है। दूसरे रास्तों पर तो इनका ध्यान ही नहीं होता है, बेवकूफ कहीं के। और वो आदमी अपने आप को बहुत बड़ा चालाक समझ रहा था। अगली सुबह गांव वाले उठते हैं और जग्गू के घर के बाहर उसकी पत्नी को रोते हुए देखते हैं। उसी समय वहाँ सरपंच जी आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे ये जग्गू बैंड वाली की घरवाली ऐसे रो क्यों रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं सरपंच जी, इसका घरवाला जग्गू मेरे मना करने के बावजूद रात में इस गांव से बाहर निकला और मारा गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ शंभू, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। तुम तो इस गांव के सबसे बलवान आदमी हो। मैं आपकी बात और गुस्सा दोनों समझता हूँ, लेकिन सरपंच जी, जग्गू किसी दूसरे रास्ते से रात में चला गया और मारा गया, क्योंकि मैं तो मुख्य रास्ते पर ही पहरा देता हूँ। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जग्गू की बूढ़ी माँ वहाँ आ जाती है और बोलती है, ये सब क्या हो गया सरपंच जी? मेरा बेटा कहाँ चला गया? उसे ढूंढिए ना, वो हमारा इकलौता सहारा था। अब हम आपके भरोसे हैं। कमला की बात सुनकर वहीं खड़े गांव के कुछ जवान लड़के, जिनके नाम रवि और सोहन होते हैं, बोलते हैं, काकी जी आप चिंता ना करो, हम गांव वाले मिलकर जग्गू भैया को ढूंढेंगे, क्योंकि अगर इसी तरह से गांव वाले रोज गायब होते रहे तो कुछ समय में इस गांव में एक भी आदमी नहीं रह जाएगा। फिर रवि और सोहन वहां से चले जाते हैं। सोहन रवि से बोलता है, रवि भाई, आप गांव वालों से बोल तो आए हो कि लोगों को ढूंढोगे, लेकिन आपको पता है कि वो लोग कहाँ हो सकते हैं जो गायब हुए हैं? तुम्हारी बात में तो दम है, लेकिन मुझे ना जाने क्यों लगता है कि लोगों को खो जाना जंगल में बहने वाली नदी से जुड़ा हुआ है। हम दोनों को उसी नदी के पास चलकर देखना चाहिए। फिर दोनों उस नदी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। दोनों काफी देर तक वहीं खड़े रहते हैं। रात हो जाती है। रवि को भूख लग जाती है। वो सोहन से बोलता है, अरे सोहन, मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ खाने को देख कर आता हूँ। अगर तुझे यहाँ डर लग रहा है तो तू भी मेरे साथ आ सकता है। क्या बात कर रहे हो आप रवि भाई? भला मैं क्यों डरने लगा? आप जाओ और कुछ खाने को लेकर आओ, मैं यहाँ इस जगह पर नजर रखता हूँ। फिर रवि वहाँ से चला जाता है और सोहन वहीं नदी के किनारे खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही नदी में हलचल होने लगती है। अरे अरे बाप रे, ये नदी में इतनी हलचल क्यों हो रही है? कहीं इस नदी में मगरमच्छ तो नहीं है? मुझे थोड़ा पीछे खड़ा हो जाना चाहिए। ऐसा कहकर सोहन पीछे हो जाता है। उसी समय नदी में से एक बड़ा सा पंजा निकलता है और सोहन को पकड़ लेता है। सोहन डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ, रवि भैया बचाओ, ये हाथ मुझे नदी के भीतर खींच रहा है, मुझे बचाओ रवि भैया। उसी समय रवि भी वहाँ आ जाता है और ये दृश्य देखकर सुन्न हो जाता है। हे भगवान, ये सब क्या है? ऐसे तो ना कभी देखा ना सुना। इतना बड़ा हाथ, लगता है इस नदी पर कोई शैतानी साया है।
फिर तभी देखते ही देखते वो पंजा सोहन को अपनी ओर खींच लेता है। फिर रवि वहाँ से दुखी होकर चला जाता है और एक पेड़ के नीचे परेशान होकर बैठ जाता है। उसी समय वहाँ पर एक साधु आते हैं। साधु रवि को देखकर बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, इतना उदास और परेशान कैसे बैठे हो? क्या हुआ, कोई समस्या है क्या? बाबा आप जाओ यहाँ से, आप मेरी समस्या को नहीं सुलझा सकते। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा वैसे भी तू हम जैसे साधु को क्या दे देगा? हम तो साधु होते ही हैं इस दुनिया को देने के लिए। चल बता अपनी समस्या, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। रवि को साधु बाबा की बातों में सच्चाई दिखती है और वो उन्हें रात की हुई दुर्घटना के बारे में बताता है। बाबा अगर मैं रात को खाना खाने नहीं गया होता तो सोहन की मौत नहीं होती। इस नदी ने गांव वालों के साथ साथ मेरे दोस्त को भी निगल लिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं अब गांव किस मुंह से जाऊंगा? तू परेशान क्यों हो रहा है बेटा? जो भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं बेटे, ये सब तो उस चुड़ैल का किया धरा है। क्या कहा बाबा? चुड़ैल? तो मैंने जो हाथ देखा क्या वो चुड़ैल का था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा विस्तार से पूरी बात बताइए। तू सच्चा आदमी है और छोटे बच्चे की तरह साफ दिल का है। तू ही उस चुड़ैल से मुकाबला कर सकता है और अपने गांव वालों और अपने दोस्त को बचा सकता है। बाबा की बात सुनकर रवि हैरान हो जाता है और खुश होकर बोलता है, क्या कह रहे हैं बाबा जी आप? आपकी बातों से तो लगता है कि जैसे गांव वाले और मेरा दोस्त सोहन जिंदा हो। क्या ये सच है? हाँ ये सच है कि तुम्हारे दोस्त जिंदा है और खूनी चुड़ैल के चंगुल में है, लेकिन वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे क्योंकि आने वाली अमावस्या के दिन वो चुड़ैल उनको मार डालेगी, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो 100 इंसानों की बलि देगी तो वो अमर हो जाएगी। फिर तो बाबा मैं अभी जाता हूँ और उस चुड़ैल से अपने दोस्तों को छुड़ा कर लाता हूँ। मैंने इसलिए तुम्हें प्यारा सा बच्चा बोला था बेटा, तुम उस चुड़ैल से अकेले नहीं लड़ सकते, तुम्हें अपने गांव वालों की मदद लेनी होगी। जाओ और अपने सरपंच को इस बारे में जाकर बताओ। फिर रवि बाबा से आज्ञा लेकर गांव चला जाता है और सरपंच को बाबा के साथ हुई पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर सरपंच बोलते हैं, अगर ये बात सही है तो पूरा गांव तुम्हारे साथ है। हम अपने गांव वालों को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। फिर सरपंच और रवि गांव वालों के साथ मिलकर जंगल में चले जाते हैं। वहां उन्हें साधु बाबा ध्यान लगाए हुए दिखते हैं। सरपंच बाबा को पहचान जाते हैं और रवि से बोलते हैं, अरे रवि बेटा, ये तो बहुत बड़े संत हैं। ये तुम्हें कहाँ से मिल गई? इनके तो दर्शन से ही सारे पाप धुल जाते हैं। उसी समय साधु बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और रवि को पास बुलाते हुए एक त्रिशूल देते हैं और बोलते हैं, ये शिव भगवान का पवित्र त्रिशूल है। तुम इस त्रिशूल को चुड़ैल के माथे पर गाड़ देना। त्रिशूल लगते ही वो चुड़ैल मर जाएगी और गांव वाले उसके जादू से आजाद हो जाएंगे। जैसे ही रवि त्रिशूल को पकड़ता है वो साधु बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। सरपंच जी, मैं अब उस चुड़ैल को बुलाने जा रहा हूँ। आप सब गांव वालों को लेकर छुप जाओ और जब मैं आपको इशारा करूँगा तब आप सब बाहर आकर चुड़ैल पर हमला कर देना। ऐसा कहकर रवि नदी के किनारे जाता है और जोर से चिल्लाता है, ओ चुड़ैल, कहाँ छुप के बैठी है? हिम्मत है तो बाहर निकल। रवि के चिल्लाने पर नदी के पानी में हलचल होती है और वही खूनी हाथ बाहर आता है। लेकिन जैसे ही हाथ उसकी ओर बढ़ता है वो पवित्र त्रिशूल को उस हाथ से छू देता है। जैसे ही वो उस हाथ को छूता है हाथ जलने लगता है। रवि, साधु बाबा की जय हो। ये पवित्र त्रिशूल तो सच में बहुत ही ताकतवर है। जैसे ही हाथ जलता है वहाँ पर एक जल परी आ जाती है और रवि को बोलती है, रवि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे इस चुड़ैल के चंगुल से आजाद करा दिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम इस चुड़ैल से जीत जाओ और इंसानियत को बचाओ। ऐसा कहकर जल परी पानी में गायब हो जाती है। उसी समय चुड़ैल भी गुस्से में बाहर आ जाती है और बोलती है, कौन है वो दुष्ट जिसने मेरे जादू को तोड़ा? मैं उसकी जान ले लूंगी। अपने सामने खड़े रवि को देख चुड़ैल हंसने लगती है। तो तू है वो
जिसने मेरे जादू को तोड़ा। इंसानों की भी हिम्मत बढ़ गई है। चुड़ैल अपने जादू से रवि को बांधने लगती है। ये देख गांव वाले अपने लाठी डंडों से चुड़ैल पर हमला कर देते हैं। रवि चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाता है। फिर रवि चुड़ैल को त्रिशूल के माथे पर गाड़ देता है। आह! अरे मर गई रे! अरे मर गई! नाश बेटो, तुम सबने मिलकर मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। हाय रे मर गई रे! चुड़ैल नीचे गिरकर मर जाती है और सोहन और बाकी के गांव वाले चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाते हैं। निशा, तुम्हारी आंखें दर्द नहीं हो रही? कितनी देर से टीवी देख रही हो? ओहो मम्मी, अभी तो मेरे एग्जाम खत्म हुए हैं। अब तो मुझे मेरे फेवरेट सीरियल देखने दो। हाँ मालूम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारा दिन भर टीवी देखते रहोगी। चलो यहाँ आकर किचन में मेरी थोड़ी मदद करो। हाँ माँ, करती हूँ। सारा दिन भर आराम और बस टीवी देखना, और कुछ काम है ही नहीं। थोड़ी देर बाद निशा किचन में मम्मी का हाथ बटाते हुए बोली, अच्छा माँ, मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद घर लौट आऊंगी। निशा ने अपनी अभी 10th के एग्जाम बोर्ड दिए थे और निशा अपने रिजल्ट का ऐसे इंतजार कर रही है जैसे कि वो इस बार टॉप करेगी। निशा अपनी सहेली जूही को फोन करती है। यार जूही, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, घर पर पड़े पड़े बोर हो रही हूँ। क्या मैं तेरे घर आ जाऊँ? मिलकर बढ़िया सी मूवी देखेंगे। नहीं यार, मेरे घर पर मत आना, नहीं तो मेरी मम्मी तुमसे भी घर का काम करवाएंगी, फिर मुझे मत कहना। चलो कहीं बाहर घूम कर आते हैं। लेकिन कहाँ? आसपास तो कोई घूमने लायक जगह ही नहीं है। गांव के पास जो जंगल है वहाँ घूम कर आते हैं। क्या कहा? जंगल? वहाँ तो जंगली जानवर होते हैं ना? ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगी। अरे नहीं यार, वहाँ पर जंगली जानवर नहीं है, सब अफवाह है। चलो ना, बड़ा मजा आएगा। ओके ठीक है, क्यों ना हम मनीषा और रश्मि को भी बुला ले। ठीक है जूही, तुम उन दोनों को भी लेकर गांव के चौराहे पर मिलो, वहीं खड़े होकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर कुछ ही देर में निशा अपनी तीनों सहेलियों के साथ मिलकर जंगल जाने के लिए निकल गई। जंगल में चलते चलते चारों सहेलियां काफी दूर निकल गई। तभी उन्हें जंगल के बीचों बीच एक हवेली दिखाई दी। अरे ये क्या? ये जंगल के बीचों बीच हवेली किसकी है? यहाँ कौन रहता होगा? यार निशा, मुझे लगता है इस हवेली में चुड़ैल रहती होंगी। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? इस जंगल में कोई चुड़ैल नहीं रहती, होती तो आज तक किसी को दिखाई तो देती। चलो अंदर चलकर देखते हैं। जूही अंदर जाने से डर रही थी, लेकिन निशा के बार बार कहने पर जूही तैयार हो गई। फिर चारों सहेलियों ने हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे और हर जगह धूल मिट्टी से भरा हुआ था। तभी उन्हें सीढ़ियां दिखाई दी जो अभी लेकर पहली मंजिल की ओर जा रही थी। वो चारों उन सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जाने लगे। तभी निशा के बाल एकदम तेज हवा में उड़ने लगे, जैसे किसी ने उसके कानों के पास फूंक मारी हो। पर निशा इस पर जरा ध्यान नहीं देती। जैसी ही आखिरी सीढ़ी आई, निशा को लगता है कि जैसे कोई पीछे से उसे देख रहा हो। निशा ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो एक लाल आंखों वाली काली बिल्ली नीचे सीढ़ियों में बैठी हुई थी, जो निशा को देखते ही खिड़की से बाहर कूद गई। ये देखकर निशा थोड़ा घबरा गई। उसके बाद वो सब ऊपरी मंजिल पर बने एक कमरे में गए, जिसका दरवाजा बंद था। जूही, मनीषा और रश्मि दरवाजे को खोलकर कमरे में अंदर दाखिल हुए। कमरे में काफी अंधेरा था। जूही अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर कमरे की लाइट जलाने के लिए स्विच ढूंढने लगी। आखिरकार स्विच मिल गया और रश्मि ने कमरे की लाइट ऑन की। तभी निशा को लगा कि जैसे कोई उसके पीछे से भागा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने की दीवार पर लगा शीशा अपने आप जमीन पर गिरकर टूट गया। ओहो निशा, तुमने ये शीशा तोड़ दिया, ध्यान से चलना था ना। ये शीशा मैंने नहीं तोड़ा रश्मि, ये तो अपने आप पता नहीं कैसे टूट गया। निशा, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है, चलो चलते हैं। ओहो जूही, तुम फिर शुरू हो गई। अभी तो आई हैं, थोड़ी देर रुक कर चलते हैं। पर मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं घर जा रही हूँ, तुम तीनों यहाँ एंजॉय करो। पर जूही, मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर जूही वहाँ से चली गई। वहीं निशा, रश्मि और मनीषा तीनों वहीं रुककर कमरे में रखी हुई चीजों को देखने लगी। तभी खिड़की के दोनों दरवाजे तेज तेज हिलने लगे
और एकदम से खिड़की खुल गई। ये देख तीनों डर गए। निशा, ये खिड़की अचानक से क्यों हिलने लगी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम भी जूही की तरह इतना क्यों डर रही हो? खिड़की ही तो है, हवा से हिल गई। रुको, मैं अभी बंद करके आती हूँ। निशा जैसी ही खिड़की के पास गई, तभी बाहर से उड़ते हुए अजीब सा पक्षी आया और निशा की गर्दन पर वार करके उड़ गया। निशा अपने ऊपर हुए हमले से खुद को संभाल नहीं पाई और जमीन पर गिर गई। ये देख रश्मि और मनीषा दौड़कर निशा को उठाते हैं। चलो निशा, यहाँ से चलते हैं, यहाँ रुकना बेकार है। मम्मी मेरी चोट देखेगी तो मुझे बहुत डांटेंगी। अच्छा रुको, मैं अलमारी में देखती हूँ, शायद फर्स्ट एड बॉक्स पड़ा हो। मनीषा ने कमरे में रखी अलमारी को जैसे ही खोला तो उसके होश उड़ गए। अलमारी में इंसानों की हड्डियाँ, खून से लथपथ कपड़े पड़े थे। ये देख मनीषा डरते हुए बोली, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, बस जल्दी से यहाँ से निकलो। क्यों, क्या हुआ? ये अलमारी में कंकाल पड़े हुए हैं और खून से सने हुए कपड़े भी। निशा की गर्दन में जरा सी तो खरोच लगी है, ठीक हो जाएगा, चलो चलते हैं। आह, है तो जरा सी खरोच, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अच्छा एक काम करती हैं, तुम पहले मेरे घर चलना, मैं तुम्हारे चोट पर दवाई लगा दूंगी। उसके बाद तीनों सहेलियां तुरंत वहाँ से निकल गई। कुछ देर बाद घर पहुंचकर रश्मि ने निशा की गर्दन पर जो खरोच का निशान था उस पर फर्स्ट एड लगाया। उसके बाद निशा और मनीषा अपने घर चली गई। उसी रात की बात है, रश्मि अपने कमरे में सो रही थी। उसे एक सपना आया कि जूही सीढ़ियों पर खड़ी है और वो सीढ़ियों से एकदम नीचे गिर गई और उसके पीछे काली बिल्ली चल रही थी और वहीं एक भयानक दिखने वाला आदमी कुर्सी पर बैठकर एक कटोरी से लाल रंग का पानी जैसा कुछ पी रहा था। रश्मि नींद से एकदम हड़बड़ा कर उठी और पानी पीकर उसने जूही को फोन लगाया, लेकिन जूही ने फोन नहीं उठाया और वो सो गई। वहीं दूसरी ओर निशा अपने बिस्तर पर बुखार से तप रही थी। वो बुरी तरह कांपने लगी और आंखें लाल हो गई। फिर देखते ही देखते पूरा शरीर अंगारी की तरह लाल हो गया और निशा बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद निशा के पूरे शरीर में लाल लाल दाने निकल गए। अगली सुबह जब निशा सोकर उठी और ब्रश करने वॉशरूम में गई तो अपने दांत देखकर दंग रह गई। उसके दोनों साइड के दांत लंबे और नुकीले हो गए थे। अरे मेरे दांतों को क्या हो गया? अगर कोई मेरे ये दांत देख लेगा तो कोई मुझसे बात नहीं करेगा। इससे अच्छा ये मैं बात छुपा कर रखती हूँ। कोई हंसने की बात होगी तो दोनों हाथों से दांत छुपा लिया करूँगी। उधर सुबह उठते ही रश्मि भी जूही को फोन लगा रही थी, लेकिन फोन लग नहीं रहा था। उसी शाम रश्मि, मनीषा और निशा शाम को पार्क में मिले। तभी निशा को देखते ही मनीषा ने पूछा, अरे निशा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है और ये तुम्हारे शरीर पर लाल निशान कैसे? हाँ यार निशा, ये तुम्हारे शरीर पर क्या हुआ? तभी निशा मुंह छुपाते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ, ये तो मुझे एलर्जी हो गई है और कुछ नहीं। बातें करते करते निशा अपने मुंह पर अपने हाथ रख रही थी। ये देखकर रश्मि को बड़ी हैरानी हो रही थी कि जो निशा हरदम एक्टिव और हंसमुख रहती थी आज इतनी सुस्त क्यों है। इससे पहले कि रश्मि कुछ बोल पाती निशा वहाँ से चली गई। तभी रश्मि बोली, बड़ी अजीब बात है, इधर निशा का बर्ताव कुछ अदला बदला सा है। वहीं कल से जूही का भी फोन नहीं लग रहा। फोन नहीं लग रहा है तो चलो उसके घर चलकर उससे मिलकर आते हैं। उसके बाद मनीषा और रश्मि दोनों मिलकर जूही के घर गए। उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो जूही बेड पर लेटी हुई थी और उसका एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। साथ ही उसके पूरे शरीर पर लाल लाल दाने निकले हुए थे। अरे जूही, ये कब हुआ और कैसे? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, कल जब मैं वापस घर जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तभी अचानक काली बिल्ली ने पीछे से आकर मेरे पैर पर पंजा मारा और मैं अपने आप को संभाल ना सकी और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। तो तुमने हमें आवाज क्यों नहीं दी? मैंने बहुत आवाज लगाई थी पर तुम में से कोई आया ही नहीं बाहर। फिर उस हवेली में रहने वाले बूढ़े आदमी ने मुझे घर तक छोड़ा पर हमें तो तुम्हारी आवाज सुनाई ही नहीं दी। और कौन बूढ़ा आदमी? वहाँ तो कोई भी नहीं था। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, ये तुम्हारे शरीर पर लाल निशान कैसे? तभी जूही की मम्मी सबके लिए जूस लेकर आई और बोली, होना क्या था,
बात तो ये लड़की मेरी मानती नहीं। कल तुम सबके साथ ये घूमने गई थी, जब घर लौटी तो अपने पैर में फ्रैक्चर करा कर लाई, और कल रात तेज बुखार भी हो गया था। बुखार तो उतर गया पर ये लाल निशान रह गए। जूही को तब तक पता नहीं था कि उसके साइड के दोनों दांतों नुकीले और बड़े हो गए हैं। तभी रश्मि को सारी बात समझ में आ गई कि निशा और जूही दोनों पर हमला हुआ और दोनों के शरीर पर एक जैसे लाल निशान है। ये देख रश्मि तुरंत उठकर वहाँ से जाने लगी। तभी जूही की माँ बोली, अरे रश्मि बेटी, जूस तो पीती जाओ। नहीं आंटी जी, मैं बाद में आऊंगी, मुझे कुछ काम याद आ गया है। चलो मनीषा। रश्मि तेज तेज कदमों से चली जा रही थी। ये देख मनीषा बोली, अरे यार रश्मि, क्या हुआ? रुको तो सही, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बात है? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले मेरे घर चलो। रश्मि मनीषा को लेकर अपने घर गई। फिर रूम का दरवाजा बंद कर रश्मि अपना लैपटॉप ऑन करके बोली, ये देखो मनीषा, ये पिक्चर्स देखो। ये कहते हुए रश्मि ने लैपटॉप मनीषा की ओर घुमाया। अरे तुम मुझे वैम्पायर की पिक्चर्स क्यों दिखा रही हो? इनमें ऐसी क्या खास बात है? अरे इन पिक्चर्स को ध्यान से देखो मनीषा, इन पिक्चर्स में ठीक वैसे ही निशान है जैसे कि निशा और जूही के शरीर पर थे, और जूही के साइड के दांत नुकीले भी थे। और तो और निशा भी आज नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही थी, वो बार बार अपने मुंह पर हाथ रख रही थी। मगर क्यों? अपने दांत छुपाने के लिए। इसका मतलब जूही और निशा दोनों खून पीने वाले वैम्पायर बन गई हैं। शायद क्योंकि हमने उन्हें अभी खून पीते हुए नहीं देखा है जैसे कि वैम्पायर पीते हैं। अब हम क्या करें? कैसे अपनी सहेलियों को बचाए? हमें कैसे भी ना कैसे करके उन्हें बचाना होगा। हम दोनों को उन पर नजर रखनी होगी। अगले दिन निशा और जूही शाम को एक साथ कहीं जा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मनीषा और रश्मि उन दोनों का पीछा कर रही है। काफी देर चलने के बाद निशा और जूही ठीक उसी हवेली के सामने जाकर रुके। फिर वो दोनों सीढ़ियों से चढ़ते हुए पहली मंजिल पर जा पहुँचे। जिस कमरे में वो पहले गए थे, उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और वो दोनों अंदर चली गई। रश्मि और मनीषा ने खिड़की से अंदर झांककर देखा तो अंदर एक भयानक दिखने वाली वैम्पायर थी। आओ मेरे बच्चों, आओ। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। निशा और जूही चुपचाप वैम्पायर के सामने जाकर खड़ी हो गई। तभी वैम्पायर एक एक करके निशा और जूही के गर्दन में अपने दांत गड़ाकर ताजा खून पीने लगी। खून पीते ही वैम्पायर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई। मेरे बच्चों, क्या स्वादिष्ट खून है तुम्हारा। अब तुम जाओ, कल अमावस्या की रात है। कल मैं तुम दोनों की बलि देकर और भी शक्तिशाली हो जाऊंगी। ये सब बातें सुनकर रश्मि और मनीषा दोनों बुरी तरह डर गई और वहाँ से उल्टे पांव वापस लौट आई। मनीषा रश्मि के साथ उसके घर चली गई। फिर उन्होंने तुरंत एक गिलास पानी पिया। अब हम क्या करें रश्मि? वैम्पायर तो कल जूही और निशा की बलि देने वाली है। करना क्या है? मैं लैपटॉप में सर्च करके देखती हूँ कि वैम्पायर कैसे मरता है। रश्मि ने सर्च करके देखा तो उसे पता चला कि वैम्पायर को चांदी के खंजर से उसके दिल पर वार करके मारा जा सकता है। पर हम उसके दिल में चांदी का खंजर मारेंगे कैसे? तुमने ठीक कहा, हमें ऐसी चीज चाहिए जिसे हम दूर से ही उस पर वार कर सके। धनुष कैसा रहेगा? तीर में चांदी का खंजर फंसाकर हम दूर से वैम्पायर पर वार कर सकते हैं। वाओ मनीषा, बहुत अच्छा आइडिया है। अब कल वैम्पायर का दी एंड होगा। फिर अगली सुबह दोनों बाजार जाकर 2 धनुष और तीर खरीदते हैं और सुनार की दुकान से जाकर 2 चांदी के खंजर भी ले आते हैं। चलो अब चलकर चांदी के खंजर को तीर में अच्छे से बांध देते हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तब रश्मि और मनीषा रश्मि के ही कमरे में जाकर तीरों पर चांदी के खंजर बांध देते हैं और सुरक्षा के तौर पर गले में माता रानी का लॉकेट पहन लेते हैं। साथ ही खंजर पर गंगा जल छिड़क देते हैं। सब कुछ रेडी है। अभी 9 बज रहे हैं, बस कुछ घंटे बाकी है। चलो अब जल्दी से प्लान बना लेते हैं कि हमें आगे क्या करना है। रश्मि और मनीषा दोनों डिसाइड करते हैं। रश्मि गेट से वैम्पायर पर हमला करेगी और मनीषा खिड़की से। अब घड़ी आ ही गई। रात होती ही निशा और जूही बेसुध होती ही उसी हवेली की ओर जाने लगे।
रश्मि और मनीषा भी दबे पांव उनके पीछे पीछे जाने लगे। पर आज हवेली का मंजर कुछ और ही था। हवेली के आसपास चमगादड़ ही चमगादड़ मंडरा रहे थे। वहीं निशा और जूही सीधा उसी कमरे में जा पहुँचे जहाँ वैम्पायर पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। मनीषा जैसे ही खिड़की के पास खड़ी होकर वैम्पायर पर निशाना लगाने ही वाली थी, तभी उसे छींक आ गई। छींक की आवाज सुनते ही वैम्पायर के कान चौकन्ने हो गए। फिर वैम्पायर ने अपना हाथ घुमाकर खिड़की के पास खड़ी मनीषा को रस्सियों से बांधकर एक कोने में फेंक दिया। रश्मि ये सब दरवाजे के पीछे छिपकर देख रही थी। 2 के बदले 3 बलि। मजा ही आ गया। अब मुझे दुनिया में राज करने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे मेरा नाम भी तो राज रानी है। जैसे ही वैम्पायर जूही के गर्दन की तरफ अपने दांत गाड़ने के लिए बढ़ी, वैसे ही निशा तेजी से तीर चला देती है। और हैरानी की बात ये थी कि निशाना सीधा वैम्पायर के दिल पर लगा और वैम्पायर का शरीर एक चमगादड़ में बदलकर जमीन पर गिर गया और अपने पंखों की सहायता से खिड़की का कांच तोड़कर वहां से उड़ गई। उसके जाते ही निशा और जूही भी ठीक हो गए और रश्मि मनीषा की रस्सियों को खोल देती है। फिर चारों सहेलियां एक दूसरे को गले से लगा लेती है और वो चारों उस रात को कभी नहीं भूल पाती।